नमस्कार मित्रों, जेके एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। मित्र, आज हम लेकर आए हैं हिंदी के अंतर्गत क्रिया। जैसे कि हम आपको बता दें कि जो विकारी के अंतर्गत हमने बात किया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया 4 होते थे। हमारी आपकी बात संज्ञा पे भी हो चुकी है, सर्वनाम पे भी हो चुकी है, विशेषण भी हो चुकी है। आज हम बात करते हैं आपसे क्रिया पे। देखिए क्या होता है क्रिया। मित्र, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब टॉपिक पे टॉपिक बात होने लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करने का कहने का अवसर नहीं मिल पाता। तो आप इस चीज़ को बीच बीच में शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, हम बात करते हैं क्रिया। क्या होती है क्रिया कि जब किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो डिफिनीशन में देखिए कैसे क्या लिखा गया है कि जिससे किसी कार्य का होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कि जिससे किसी कार्य का होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया अर्थ के आधार पर क्रिया 3 भेद होते हैं। कितना? 3 भेद होते हैं। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला आपका होता है प्रणार्थक क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया, तीसरा है नामधात क्रिया। मित्र, आप विश्वास करिए, कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। आपको इतने सरल से सरल शब्दों में खत्म करेंगे वर्ब को, यानी क्रिया को, कि आपको समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट अवश्य करिएगा। आइए देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रणार्थक क्रिया, क्या होता है कि जब हम कोई कार्य खुद ना करके किसी और से करवाते हैं तो वहां प्रणार्थक क्रिया कहलाती है। कौन सी? प्रणार्थक क्रिया कहलाती है। कि आइए डिफिनेशन देखते हैं। देखिए डिफिनेशन में है कि जब कर्ता क्रिया स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है तो वहां प्रार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे देखिए, मोहन सुरेश से पत्र लिखवाता है। क्या? मोहन सुरेश से पत्र लिखवाता है। खुद नहीं कर रहा, मोहन सुरेश से पत्र लिखवा रहा है। कि जब खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता हो तो वहां प्रार्थक क्रिया कहलाती है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है, मैं यह कार्य आपसे ही करवाऊंगा। यानी कि मैं यह कार्य आपसे ही करवाऊंगा। खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। यानी कि जो करता है क्रिया स्वयं ना करके किसी और से करवाए तो वहां पे क्या होगा? आपको प्रार्थक क्रिया होगी। तीसरा है, एग्जाम्पल देखिए, मैं पुस्तक आपसे ही पढ़वाऊंगा। यानी कि स्वयं नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। हमें तो विश्वास पूरा क्लियर हो गया होगा प्रार्थक क्रिया क्या है। कि जस्ट क्रिया पे यौगिक क्रिया क्या है। देखिए, अब हम बात करते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया जो होती है यौगिक क्रिया कहलाती है। आइए डिफिनेशन में देखते हैं कि लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ? जैसे हम बात करते हैं पढ़ना लिखना, खाना पीना, रोना धोना, आना जाना, ये कौन सी क्रिया है? यौगिक क्रिया कहलाती है। फिर से देखिए कि हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना लिखना, खाना पीना, रोना धोना, आना जाना। क्लियर हुआ? अब हम तीसरा बताए थे आपको। तीसरा हमारा था नामधात क्रिया। नामधात क्रिया क्या है कि जब ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जुड़कर एक जब नए क्रिया का निर्माण करता है तो उसे हम नामधात क्रिया कहते हैं। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों में कोई शब्द जुड़ करके जब किसी क्रिया का निर्माण करता है तो उसे हम नामधात क्रिया कहते हैं। जैसे बतियाना, गरमाना, लठियाना, लतियाना, बिलगाना, पनियाना, हथियाना इत्यादि शब्द जो हैं ये हमारे क्या है? नामधात क्रिया कहलाएंगे। ठीक है? अर्थ के आधार पर हमने बात कर लिया क्रिया को। अब हम बात करते हैं कर्म के प्रयोग के आधार पर
यानी कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है हमारा सकर्मक, दूसरा होता है हमारा अकर्मक। सकर्मक में क्या है, देखिए इसमें क्या है, सा से निकला साथ और कर्म, यानी कि इससे यह प्रतीत होता है कि जब कोई ऐसा वाक्य आए, या हम कह सकते हैं कि जब कोई ऐसी क्रिया आए जिसके साथ कर्म भी हो, तो वह हमारी सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर हुआ? फिर जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि पुस्तक क्या है, ये हमारा कर्म है, और पढ़ता क्या है, क्रिया है। यानी कि कर्म के साथ, मतलब जो क्रिया है, क्रिया के साथ कर्म भी आए तो कौन सी क्रिया होगी भाई? सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर? अगला कह रहा है कि सुरेश घर जाता है, यानी कि जाता क्रिया हो गई तो कर्म साथ में आ रहा है, इससे ये क्लियर होता है ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। क्लियर? एक चीज और बता दें आपको, जैसे कि यदि वाक्य में कर्म नहीं आए या उसमें आने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों कहलाती है। इससे बात यह स्पष्ट हुई, जब कोई ऐसा वाक्य आए यदि उस वाक्य में कर्म नहीं है फिर भी वह क्रिया सकर्मक क्रिया और आपको अकर्मक क्रिया हो सकती है। ठीक है? अच्छा, जैसे अगर हमें क्रिया की करनी है पहचान, तो सकर्मक क्रिया क्या है उसको पहचानने के लिए हम देखिए क्या कहते हैं कि यदि क्रिया से क्या या किसको से अर्थ निकलवाने पर, किससे, क्या या किसको से अर्थ निकलवाने पर यदि उत्तर प्राप्त हो जाए तो वह हमारी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे हम बात करते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब इससे हमें क्या से प्रश्न करना है, क्या या किसको से। हम कहते हैं मोहन क्या करता है, क्या मोहन क्या करता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, हमें उत्तर प्राप्त हो गया। क्या उत्तर हमें प्राप्त हुआ? पुस्तक, यानी कि हमारी सकर्मक क्रिया हुई। अगला है कि सुरेश पीटता है, सुरेश किसको पीटता है? सुरेश किसको पीटता है? सुरेश मोनू को पीटता है, सोनू को पीटता है, किसी को भी आप कह सकते हैं। यानी कि हमें ये जानना उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। जब उत्तर प्राप्त हो तो उस कंडीशन में कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर हुआ? देखिए हमने बात कर लिया सकर्मक क्रिया क्या है ना, हमने सकर्मक क्रिया बात कर लिया, यानी कि क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो जाए, सकर्मक क्रिया है। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया क्या है, कि जब क्रिया में क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर न प्राप्त हो, क्या, जब क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर न प्राप्त हो तो हमारा वहां पे अकर्मक क्रिया होगा। कैसे? जैसे हमने कहा कि शिशु रोता है, अब शिशु रोता है, अब इसे क्या या किसको से प्रश्न करिए, शिशु रोता है, क्या रोता है, उत्तर मिल ही नहीं रहा है। शिशु क्यों रोता है, तो शिशु दूध के लिए रोता, तब होता क्यों, लेकिन क्यों से प्रश्न नहीं करना है, क्या या किसको से प्रश्न करना है। शिशु किसको रोता है, उत्तर नहीं मिल रहा है, जब उत्तर ना मिले तो हमारा क्या होगा? अकर्मक क्रिया। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है, वह रोता है, क्या रोता है, क्यों रोता है, प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, बट हमें क्यों से मतलब नहीं है, क्या से मतलब है, किसको से मतलब है। शिशु वह रोता है, क्या रोता है, उत्तर ही नहीं प्राप्त हो रहा है, किसको रोता है, उत्तर ही नहीं प्राप्त हो रहा है। अर्थात क्लियर होता है कि जब क्रिया से क्या या किसको से अर्थ निकलवाने पर उत्तर ना प्राप्त हो या अर्थ ना निकले तो वहां हमारा अकर्मक क्रिया होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि जब जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया है उसका जो प्रभाव कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया है, और जब कर्म पर, यानी कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक सीधे सीधे फंडा सा समझ लो कि जब कर्म पर पड़े, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहां पे क्या होगा? अकर्मक क्रिया। जब जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वहां क्या होगा? अकर्मक क्रिया। क्लियर? जैसे बात करते हैं मोहन पढ़ता है, क्या, ये मोहन क्या है?
मोहन करता है। जो पढ़ता है ये क्या है? पढ़ता क्या है? पढ़ता हमारी क्रिया है, यानी कि कर्ता का जो ये क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। ठीक, जैसे इसमें कह रहा है कि ये देखो राधा गाती है, तो गाती क्या है? क्रिया है। राधा क्या है? कर्ता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो क्या अकर्मक क्रिया है। क्लियर? अब देखो एक चीज आप सोचिएगा थोड़ा से, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मोहन पढ़ता है, यानी कि इसके अनुसार चल रहा है ना। मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ती है नहीं लिखा जा सकता, लेकिन मोहन पढ़ता है ना। अब देखिए कि रमेश खाता है, यानी कि रमेश करता है और खाता क्या है? क्रिया है। ये जब क्रिया कर्ता के अनुसार चले तो अकर्मक क्रिया। क्लियर? हमको विश्वास है कि आप अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया समझ में आ गए होंगे। और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। आइए उस पर हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख क्रियाएं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहली हमारी है सहायक क्रिया। कौन सी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है कि वाक्य के अर्थ को प्रदान करने के लिए जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि वाक्य के कोई भी क्रिया है ना, कोई भी क्रिया है, वाक्य के अर्थ को क्या करने में? प्रदान करने में। वाक्य के अर्थ को प्रदान करने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। क्या? मुख्य क्रिया की सहायता करती है, सहयोगी करती है, वो हमारी सहायक क्रिया कहलाती है। यानी कि हम पहचान, जैसे ता ते ती, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये आदि शब्द रहे, ये हमारी कौन सी होगी? सहायक क्रिया होगी। अगला हमारा क्या? हम देखिए बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? देखिए बात करते हैं जब क्रिया के संपन्न होने के पश्चात, यानी कि कोई क्रिया है, क्रिया के संपन्न होने के पश्चात दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, तो दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्लियर हुआ? ये चीज पूर्वकालिक क्रिया पहचानने का ढंग जो है, पूर्वकालिक क्रिया पहचानने का तरीका कि इस क्रिया के अंत में क्या है? कर या करके लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? कर या करके लगा रहेगा। जैसे सूर्य को देखकर बच्चा रोने लगा। देखकर बच्चा रोने लगा, ये कौन सी क्रिया है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। मोहन दवा खाकर सो गया, यानी कि मोहन दवा खाकर सो गया, कर लगा हुआ है। क्लियर हुआ? अब विश्वास है आप समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया क्या है। आगे हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया क्या है। देखिए हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्या? द्विकर्मक क्रिया क्या है? द्विकर्मक क्रिया कि दो कर्मों, क्या? तो दो कर्मों के साथ वाक्यों में आने वाली क्रिया दो कर्मक क्रिया कहलाती है। अगर आप भूल रहे, देखो दुई, दुई से निकल गया दो, कर्म से हो गया कर्म, का से हो गया वाली, यानी कि दो कर्म आने वाली क्रिया को दो कर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे में है मोहन ने सुरेश को थप्पड़ मारा। क्या? मोहन ने सुरेश को थप्पड़ मारा, यानी कि मोहन क्या हो गया? करता है, कर्म क्या है? सुरेश है, और जो थप्पड़ क्या है? कर्म है। ये मतलब सुरेश एक कर्म हो गया, थप्पड़ दो कर्म हो गया, यानी कि एक कर्म दो कर्म मिलाकर तीसरा कर्म, यानी एक कर्म दो कर्म मिलाकर के क्या बना? हमारा द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? आगे है शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि छात्रों जो हैं एक एक कर्म हो गया, हिंदी जो है दो कर्म हो गया, यानी कि एक कर्म दो कर्म मिलाकर जो बनते हैं दो कर्मक क्रिया कहलाते। क्रिया हो गई पढ़ाते। क्लियर हुआ? यानी कि हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि दो कर्मों के साथ जिस वाक्य में आते हैं वह वाक्य दो कर्मक क्रिया कहलाते हैं। एक चीज बता दें आपको, दो कर्मक क्रियाओं में 16 धातुएं पाई जाती। कितना? 16 धातुएं पाई जाती हैं। आइए देखते हैं 16 धातुएं क्या है। जैसे कि देखा, और 16 धातुओं को ही 16 धातुओं को भी क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। 16 धातुओं को भी दो कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पहला हमारा है दुहना,
और ये 16 धातुएं जो दिख रही हैं इसमें आपको 2 कर्म आना ही आना है, प्योर श्योर है कि 2 कर्म आना ही आना है। आइए, जैसे पहला दुहना, जैसे दुहना होता है कि वह गाय से दूध दूहता है। क्या? वह गाय से दूध दूहता है। ठीक है, 1 कर्म 2 कर्म यानी कि 2 कर्म खोल लिया, दूहता है। देखिए मांगना हो गया, इस सबसे जितने भी 16 धातु हैं देखो यहाँ तक, इसमें 2 कर्म आना ही आना है। ये तीसरा हो गया पचना या पकना, चौथा हो गया दंड देना, पांचवा हो गया रोकना, पूछना, चुनना या चयन करना, बोलना, शासन करना, जीतना, मथना, मूसना या ठगना, ले जाना। अब आपका अगला हरण करना, खेती करना, ढोना, ये हमारी 16 धातुएं हैं। क्लियर हुआ? मैं विश्वास है कि आपको 2 कर्म क्रिया समझ हो गए होंगे। आइए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्रिया, संयुक्त क्रिया। देखिए अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है कि जब किसी वाक्य में एक ही बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी क्रिया एक साथ आए तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। डिफिनेशन में क्या दिया है आइए देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी वाक्य में किसी एक ही बात को सिद्ध करने की, जब किसी वाक्य में एक ही बात को सिद्ध करने के लिए 2 क्रियाएं एक साथ आए, कितना? 2 क्रियाएं एक साथ आए तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं, एक क्रिया ये हो गई, दूसरी क्रिया ये हो गई, इसको मिलाकर के संयुक्त क्रिया हो गया। अगला है मोहन रोने लगा, रोने लगा, एक क्रिया ए भी, एक क्रिया ए भी है। समझ में आया? क्लियर हुआ? यानी कि हम संयुक्त क्रिया कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में एक ही बात को 2 क्रियाएं एक साथ आए तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। मित्र, हमने क्रिया पूरा अच्छे से पढ़ा दिया हूँ विस्तार रूप से। आप वीडियो को पढ़िए, लोगों तक शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।